जय हिंद साथियों, मैं हेमराज राठौर स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का एचआर स्टडी लैब पर। कैसे हैं आप लोग सभी? तो बच्चों, अभी हमारे एग्ज़ाम फरवरी में सभी बोर्ड एग्जाम्स में होने वाले हैं, जिसमें जो एमपी बोर्ड है उसमें लगभग 24 फरवरी को अपना मैथ्स का पेपर होने वाला है, क्लास 10th का। तो आज अब तक हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत करते हुए गए, हमने अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज भी किया, वन शॉट भी चलाए। अब टाइम है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का, क्योंकि ये भी तो हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें क्या होता है, बच्चे कर नहीं पाते, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो आपको भी सभी लोग ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमारे में क्या बोला गया है, एक हमें द्विघात बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारे एमपी बोर्ड में 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो द्विघात बहुपद होता है, जैसे रैखिक बहुपद होता था, उसका आलेख होता था एक सरल रेखा का होता था। ठीक है, तो ये सरल रेखा का तो होगा नहीं। ठीक है, समांतर रेखा का होगा नहीं। जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसका जो आलेख होता है वो हमारे पास होता है परवलयाकार बोलते हैं, यू शेप का होता है, यू शेप का बनता था। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद को याद रखना आपको, उसका जो आलेख बनता है वो क्या बनता है, परवलयाकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैराबोला। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है जिसके अंदर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा दिया गया हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हमें दिया गया। ठीक है, इसमें बताना है आश्रित एवं संगत होता है, कब होता है ये आश्रित एवं संगत। ये तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। ठीक है, तो उसमें से जो देखो ये होता है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाओं का, ये होता है हमारे पास संपाती रेखाओं का, जिसके अंदर क्या होता है, अनंत अनेक हल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये भी सेम ही है, a1/a2, ये तो गलत ही है पहली बार, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता, जो कि इसमें दिया गया a1/b1 बराबर b1/a1, ये गलत है। ये हमारे पास जो संपाती रेखा होती हैं उसके अंदर एक कंडीशन होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के अंदर एक कंडीशन होती है, और जो हमारे पास जो संपाती रेखा है तो कोइंसिडेंस लाइन होती है, उनके अंदर एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जो आश्रित और संगत होती है ना, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन पे होती हैं, जो कि होती हैं जिनकी क्या होता है, अनंत अनिकल होते हैं। वो सॉरी, ये मैंने वो समांतर रेखा होती हैं, समांतर रेखाओं में क्या होता है, कोई हल नहीं होता, तो ये समांतर रेखाओं का होता है। लेकिन हमें पूछा गया कि आश्रित एवं संगत डिपेंडेंट कौन सी होती है हमारे पास, जो संपाती होती हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया सभी को? मैंने आपको वो टेबल को बहुत अच्छे से मैंने पहले भी बताया था आपको कि बच्चों इसको बहुत याद रखना है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण जो टॉपिक है, लगभग 4th टॉपिक हमारा, तो उससे क्या सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कीजिए। मैंने भी, यदि आप लोगों ने मेरी वन शॉट वीडियो देखी होगी तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अपरिमेय बताना है हमें, इरेशनल नंबर कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अपरिमेय के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझा, उनको निकालना भी सीखा हमने, सिद्ध करने, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना भी बताया था मैंने कि √1 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज हमने पहले टॉपिक में बहुत अच्छे से की थी। ठीक, तो जो √5 है और √25 है, इसका तो रूट निकल आएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा 5, इसका रूट क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार 81 है, 81 का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। 5/3 ये तो रेशनल नंबर है ऑलरेडी p/q के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, तो ए भी हमारा आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। जो 5 + √2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी को क्वेश्चन हैं? मुझे बताइए कि सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, क्लियर हो रहे हैं? कुछ भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं बनते, सारी चीजें यदि आपने किताब को अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे
सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा करके जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की उनको आदत नहीं होती करने की, तो हम उसी चीज़ को अब ये आदत बना रहे हैं कि प्रैक्टिस जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगले में क्या बोला गया, एक एपी दी हमारे पास, एक समांतर श्रेणी दी गई है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई। इसमें क्या बोला गया, 11वां पद, तो हमने एनवां पद निकालना सीखा था। एनवां पद हमारे पास क्या होता था, कोई भी संख्या हमारे पास एनवां पद क्या होता था, एनवां पद हमारे पास होता था a प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी, ये होता था हमारे पास, जिसमें ए क्या होता था, ये हमारे पास क्या होता था फर्स्ट नंबर, डी क्या होता था हमारे पास सार्वंतर, ठीक है, और एन क्या होता था जो पद अपन ने निकालना। इसमें 11वां पद निकालना, तो एन का मान क्या हो जाएगा 11 हमारे पास हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसमें क्या दिया -3 दिया गया है, और सार्वंतर क्या निकल के आ जाएगा, सार्वंतर निकल के आएगा इन दोनों के बीच का अंतर, या इन दोनों के बीच का अंतर, ये हमारे पास सार्वंतर हो जाएगा। लेकिन सार्वंतर निकालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सार्वंतर निकालने तो हमेशा बड़ी या छोटी ना देखें, बड़ी नंबर या छोटा नंबर ना देखें, आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास ये 2 नंबर दिए, ये हमारे पास श्रेणी दी, तो आपको बाद वाले में से पहले वाले को घटाना। इसी प्रकार इन दोनों में से निकालेंगे तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाना। इसी प्रकार आगे भी दियो ना, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाया करो। बच्चे क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, उससे क्या माइनस प्लस का अंतर आ जाता है, और जो कि क्वेश्चन को गलत कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो सार्वंतर निकालेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -3a हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और सार्वंतर क्या निकल के आएगा हमारे पास, डी निकल के आएगा हमारे पास। डी बराबर हम निकालेंगे कि -1/2, फिर -3, इसको सॉल्व करके हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे, -1 प्लस 3 to 6, 5/2 हमारे पास डी निकल के आ गया। डी हमारे पास क्या निकल गया है, 5/2 निकल के आ गया। अब इसको क्या करना पाए, मान रख दो इसके अंदर, तो जो हमारे पास 11वां पद निकल के आएगा, A11 निकल के आ जाएगा हमारे पास। ए हमारे पास -3, ओके, -11 - 1 10, ओके, इंटू -5/2, 2 से इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो -3 + 25, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को, यस एंड नो, जल्दी बताइए मुझे, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे बताइए। अगला देखना हमें, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, मुझे बताइएगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल दिया गया, इसका कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या सर्कल है, ये हमारे पास वृत्त दिया गया, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं इस पे अनंत हो सकती हैं। कैसे, देखो स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन, एक यहां भी खींच सकते हैं, एक यहां भी खींच सकते हैं। देखो एक हमारे पास ये स्पर्श रेखा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इधर खींचो, मतलब कि इसको पास में करेंगे, यहाँ खींचो, मतलब कि अनंत स्पर्श रेखाएं इसके ऊपर खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त के ऊपर हमारे पास कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन आपको इसके अंदर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। सर्किल के संबंध में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि एक बिंदु पर यदि कोई बोलता है हमें कि सर्किल पर किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, माना कि हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बच्चों इस पर हमेशा कितनी की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि यदि किसी वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है, हमारे पास बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, इस पॉइंट से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो इस पॉइंट से हमारे पास इस वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
कितनी लाइन खींची जा सकती है, कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। यदि कोई बार एक पॉइंट दिया गया और बोलता है कि इस वृत्त पर, उस पॉइंट से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, तो बाहर पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, 2 पॉइंट खींची जा सकती है। कितनी रेखा, 2 खींची जा सकती हैं बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से, बिंदु से, बाहरी बिंदु से वृत्त पर और एक बिंदु पर, एक बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। लेकिन यदि बाहर बिंदु से बोलते हैं ना तो 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। बात समझ में। तीसरा चीज हमें याद रखनी, एक पॉइंट और याद रखनी, यदि वृत्त के अंदर किसी, यदि सर्किल के अंदर कोई एक पॉइंट है, एक बिंदु है, तो उस पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो उस पर कोई भी स्पर्शरेखा खींची नहीं जा सकती। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्या रखना, बाहर से 2 खींची जा सकती हैं, किसी एक पॉइंट पर, यदि सर्कल पर कोई एक बिंदु है तो उस पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, और यदि वृत्त के अंदर है कोई पॉइंट तो वहां से कोई भी स्पर्शरेखा खींची नहीं जा सकती। ठीक है, अगला देखिए, वो सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, जहां जिन क्वेश्चनों पे मतलब किसी एग्जाम में पूछे गए वो ईयर नहीं दिए, तो वो समझिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज, जो ईयर में पूछे गए वो मैंने मेंशन किया गया किस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो हमारे पास एक दिया गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय, थेल्स का समय काल कितना था। यदि आपने किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा तो लास्ट में उनके सारी चीजें दी गई और इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये सारी बताया गया। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल था वो था हमारे पास 640 से 540। ओके, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया हमारे पास, एक 2 पॉइंट दिए हमारे पास, एक P32 और एक दूसरा पॉइंट दिया है -2 -3 Q। P और Q 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी हमें निकालनी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, बीच की दूरी का फॉर्मूला याद रखिए बच्चों आप, जो d होती है, डिस्टेंस होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर। कहां चला गया भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैं लेके ही आएगा आपके सामने। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट, एक P पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा हमारे पास y1, ये हो जाएगा हमारे पास y2। ओके, बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, रूट के अंदर x2 हमारे पास दिया -2 और x1 हमारे पास दिया गया 3, इसका रूट होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास दिया -3 और y1 दिया हमारे पास 2, तो इसका होल स्क्वायर। ओके, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही सेम इधर निकल के आ जाएगा। 25 और 25 कितने हो गए हमारे पास, 50, रूट में कितना आ गया 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5√2 लिख सकते हैं ना, 5√2। यदि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लगभग निकल के आएगा 7.07। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 7.07 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 5 और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412 ये होती है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 7.07 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी। ठीक है बच्चों, यदि आपको दूरी निकालने का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, आप तो जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट में किया करो, क्योंकि हमें टाइम को बचाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, उसको टाइम को बचाना है। ठीक है, उस टाइम को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया करेंगे। अगला दिया हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 3x² + 5x + 2, इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल निकालने का क्या होता था, जैसे कि कोई शून्यक दिया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा होता था हमारे पास -b/a। ओके, और इनका शून्यकों का गुणनफल क्या होता था हमारे पास c/a, यही होता था, यही होता था। बताइए अब इसमें क्या बोला गया कि -b/a, यदि हम इसकी तुलना करेंगे अपन ax² + bx + c से, द्विघात बहुपद का मूल रूप तो यही होता, प्रारूप तो यही होता था हमारे पास। तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा 3, बी का निकल के आ जाएगा 5 और सी का निकल के आ जाएगा 2। ओके, हमें क्या रखना है, सीधे मान रख दो आप, -b की जगह -5
और ए की जगह 3, तो इसका जो शून्यकों का योगफल निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा हमारे पास -5/3। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इसके अंदर खास नहीं था। ठीक है, यदि आपने चीजों को अच्छे से समझा ना तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना कोई टॉप नहीं है भाई। कितने भी भांति भांति के क्वेश्चन पूछ ले आपसे इजीली बन जाएंगे। यदि आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, किताब को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्योंकि उससे पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, समीकरण दिए गए हैं 2x + ay = 1, 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में होता था कोई हल नहीं होगा? तो समांतर रेखाओं में क्या होता था, कोई हल नहीं होता था। और उसकी जो कंडीशन होती थी वो क्या होती थी हमारे पास, समांतर रेखाओं की जो कंडीशन होती थी, शर्त होती थी, वो हमारे पास होती थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये हमारे पास कंडीशन होती थी। बात समझ में आई? और a1 हमारे पास, a1 ए दिया हमारे पास, ये देख नहीं रहा होगा आपको, देखो a1 हमारे पास क्या दिया है, देखो a1 ए हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज b1 ये हो जाएगा और b2, एक गुणांकों को लेते हैं हमें, क्या कर लेना हमें, इनके गुणांकों को लेना। ठीक है, और ये हमारे पास c1 हो जाएगा और ये हमारे पास c2 हो जाएगा। बात समझ में आई? जब इसकी ax² + bx + c से तुलना करते हैं तो उनके गुणांकों, x का गुणांक 2 तो वो a का मान, y का गुणांक a तो वो b1 का मान, इसी प्रकार इधर भी होता है। बात समझ में? अब यहां से मान रख दीजिए, a1 की जगह अपन रख सकते हैं, a1 की जगह रखिए, a1 की जगह क्या रख सकते हैं 2, a2 की जगह रख सकते हैं अपन 3, उसी प्रकार b1 की जगह पर a रख दो और b2 की जगह पर -5 रख दो। ओके, आगे रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ a का मान निकालना है, तो a का मान हमारा यहाँ से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 -10 बराबर 3 है, तो a बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा -10/3। ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई? ये यूपी बोर्ड में पूछा गया, यूपी बोर्ड में 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो रिसेंट एग्जाम में जैसे कि पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 से 3 साल के क्वेश्चन कर जाइए आप, अलग अलग बोर्ड एग्जाम के। आप चाहे किसी भी एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी, वो एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, और लगभग हर साल सेमी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं होता, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती हैं और नंबर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो खासकर कुछ नहीं आता, सीबीएसई में थोड़े अच्छे लेवल के पूछ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जैसे कि बोर्ड एग्जाम, किसी भी बोर्ड एग्जाम की दे रहे हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक हमारे पास समीकरण दिया गया 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, नेचर ऑफ रूट्स हम किससे निकाल देते, एक होते थे हमारे पास डी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्ततर। वो हमारे पास क्या होता, डी हमारे पास क्या होता था, डी हमारे पास होता था b² - (4ac). ओके, इसके अंदर 3 कंडीशन होती थी, 3 पॉइंट याद रखनी थी आपको। यदि डी का मान, यदि इसकी जगह पर मान रखेंगे, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कब हो सकता है, 0 से बड़ा कब हो सकता है, यदि डी का मान क्या निकले, पॉजिटिव निकले। डी का मान क्या निकले, पॉजिटिव निकले। डी का मान यदि पॉजिटिव निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, 2 हमारे पास वास्तविक मूल निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं, वास्तविक। लेकिन कैसे होते हैं ये, लेकिन वो कैसे होते हैं, वास्तविक तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट निकल के आते हैं, मतलब कि वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। ये हमें पहले ही बता देता है। यदि हमने इसके अंदर मान रख दिया, यदि उसका मान पॉजिटिव निकल के आए, पॉजिटिव निकल के आया, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आया, तो उसके 2 वास्तविक मूल निकलेंगे और वो दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग। ओके, दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है बच्चों, डी का मान 0 के बराबर हो जाए, डी का मान 0 के बराबर हो जाए। यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए, यदि डी का मान 0 के बराबर होता है, तो इसमें क्या होता है, 2 वास्तविक तो होते ही हैं, 2 वास्तविक रूट तो निकलते ही हैं,
वास्तविक एवं कैसे होते हैं वो, एवं कैसे होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब कि दो बराबर रूट निकलेंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर है तो दो वास्तविक और समान रूट निकल के आ जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन हो जाएगी ये डी का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब क्या, इसका नेगेटिव है। यदि डी का मान नेगेटिव निकल के आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है बच्चों कि कोई वास्तविक रूट नहीं, कोई वास्तविक रूट नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलता। नो रियल रूट, नो रियल रूट, उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलते। इतनी आपको इसके अंदर बात याद रखनी, ठीक है। अब इसमें दिया गया 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इस चीज को निकाल, डी का मान निकालो आप, डी का मान निकालो। डी का मान b² माइनस के 4ac होता है, b² माइनस के 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब b² क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ओके, माइनस के 4 इंटू a का मान 2 और c का मान हमारे पास दिया गया 4, ओके। तो 25 माइनस के 416, 16 दूनी 32, 32। यदि 32 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, माइनस के 7 निकल के आ गए, माइनस के 7 निकल के आ गए। और इसी कंडीशन हमने बताया था भी, यदि d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव है, तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यदि आपको ये 3 कंडीशन पता है, यदि आपको इतनी बात पता है तो आपके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं हो। आपके इतनी पॉइंट याद रखने हैं, और ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी कराए हैं और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई भी, ओके। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं इसलिए इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहा हूं कि बच्चों आपका टाइम बहुत कम बचा है, बहुत ही कम बचा है। इस समय आपको अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों को, 30 क्वेश्चन है, इनको बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो, आपका टाइम भी बचेगा और हमारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसलिए हम इस क्लास में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। आप लोग जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, बहुत मजा आएगा। एग्जाम हॉल में आपको कुछ नया फील नहीं होगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि यहाँ पे करके जाते हो, बात समझिए। अगला देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या होता था, अभी मैंने बताया था। यदि कोई मूल वास्तविक नहीं है मतलब कि उसका मान क्या हो जाएगा, डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। ये डी का मान है, ये डी का मान बड़ा है, और वो प्लस में तो होता ही नहीं, तो पहली बात तो ये होगा ही नहीं। दूसरी चीज 0 के बराबर है तो ये भी नहीं होगा। डी से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। डी 0 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो डी ऑप्शन में इसको बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 त्रिभुज दिए गए हैं हमारे पास, व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। अब हमें बताना है कि ये समरूप होंगे तो इनको किस तरह व्यक्त, दोनों समरूप तो हैं, ये चीज हमें बोला गया समरूप त्रिभुजों का युग्म है, समरूप हैं, लेकिन कब समरूप हो रहा है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में, कौन सा जो करस्पॉन्डिंग लाइन है ना वो उसके बराबर है, बात समझ में आई। और इसमें क्या दिया गया कि 2 भुजाएं दी गई, 1 कोण दी गई, तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, SAS, भुजा कोण भुजा, मतलब कि 2 भुजा और 1 कोण, 2 भुजा और 1 कोण हैं तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये कंडीशन हमें अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB, देखो AB बटे क्या लेंगे अपन, AB बटे DE, AB बटे DE लेंगे, तो इनका मान कितने निकल के आ जाएगा, 2.5 अपॉन 5, मतलब कि ये निकल के आ जाएगा अपने पास 1/2, ओके। दूसरी चीज हमारे पास निकल के आ गई BC बटे DF, BC बटे DF, BC बटे DF हो जाएगा। ये मतलब 3 है, ये 6 है, मतलब ये 1/2 आ गया। अगली चीज देखनी हमें 80 के सामने के, मतलब 80 के सामने AC भुजा दी गई, इसी प्रकार यहाँ से 80 के सामने क्या दी गई, EC दी गई, मतलब कि ये हो जाएगा AC अपॉन EF, AC अपॉन EF। तो यहाँ से क्या क्या बनना था, ये ध्यान दो, AB और यहाँ से लेंगे E, देखो ABC, AB, देखो मैं पहले साफ कर देता हूँ, आपको थोड़ा गड़बड़ सा हो गया। देखो इसमें ध्यान दो, कौन कौन सी चीज बनेंगे त्रिभुज, देखो देखो कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, इस चीज हमें बता। देखो यहाँ से ले लो, यहाँ से आ जाएगा A आ गया, उसके बाद B, यहाँ C। दूसरी चीज देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखना, देखो EDF, EDF, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, देखो BAC लिख लो यहाँ पर, क्योंकि ABC 2.5 फिर 3 पर गए, यहाँ पे आना 5 फिर 6 पे जाएंगे ना, फिर उसके बाद लास्ट में जो कोण के सामने वाली भुजा पे आएंगे। इसी प्रकार यहाँ से ABC लास्ट में कोण वाली भुजा के सामने आए। इसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, ABC और EDF, ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले देखते हैं। अगला दिया हमारे पास कॉट A बराबर दिया है 3/4 और सेक A बराबर हमें बताना है। ठीक है, तो आपको ये चीज हमने बताई है, लाल बटे कक्का आपको अच्छे से पता होगा। ये होता है हमारे पास साइन, कॉस और टेन होता था। ये होगा कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये चीज होती थी। कॉट दिया है, कॉट मतलब क्या दिया है, कॉट हमारे पास दिया गया है, कॉट A बराबर हमारे पास दिया गया है 3/4 और कॉट बराबर क्या होता था हमारे पास, आधार बटे लंब। मतलब कि ये हमारे पास क्या दिया, आधार दिया गया और ये हमारे पास क्या दिया, लंब दिया गया। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था, ये होता था। इसके अंदर हमारे पास आधार ये 3 दिया गया और लंब हमारे पास 4 दिया गया। तो कर्ण क्या निकल के आ जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। दूसरी चीज ट्रिपलेट ही होती है, तो ये निकल के आ जाएगा पाई। 3 4 5 की हमारे पास एक ट्रिपलेट होती है। हमें क्या निकालना है, सेक ए क्या निकालना हमें, सेक बराबर क्या होता था हमारे पास, सेक होता था हमारे पास कर्ण बटे आधार। ये होता था हमारे पास कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितने निकल गया, 5 निकल के आए। आधार हमारे पास क्या है, 3। तो 5/3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ही बेसिक, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोग। ये चीज मैंने आपको डिटेल में सारी चीज बता दी किस तरह ये चीजें होती हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो सोच रहा हूं मैं कि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, सारी चीज क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए हमारे पास दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण बनाने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास, क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है बच्चों πr² इंटू 360 डिग्री थीटा बटे 360 डिग्री। ये क्या होता था हमारे पास, थीटा बटे थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होता था हमारे पास। ठीक, तो पाई का मान हमें बताया 22/7 रख लो। आर का मान हमारे पास दिया गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 12 × 12। थीटा हमारे पास दिया 60 डिग्री और 360। ओके, बस इसको काटा पीटी कर दो, 6 6 2 πr²। देखो एक चीज क्यों गड़बड़ हो रही है यार इसके अंदर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही होता था, लेकिन शायद ये ऑप्शन में पाई भी दिए हुए है। ठीक है, 22/7 इंटू 12 12 दूनी 24। शायद इस क्वेश्चन में कुछ मतलब एरर है, अब बाद में देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता था, πr² इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, बात समझ में आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। मुझे बताइए दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। दो लगातार सम संख्या कोई भी ले लो आप लोग, दो लगातार सम संख्या कोई भी ले लो आप, जैसे कि हमने 2 और 4 ली, 2 और 4 ली, 2 और 4 ली हमने, 2 और 4 ली। 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 × 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। और HCF क्या लेते थे अपन, HCF में हमें लेना है कि जो कॉमन लेना है, एक तो ओवेनेस्ट देखना है। ओवेनेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसको 2 की पावर 2 लिख लो, इसको लिख लो 1 × 2। कॉमन क्या 2 दिया है हमारे पास, दोनों बार 2 दिया गया, तो 2 ले लो। लेकिन हमें किस साथ लिखना है, मिनिमम घात के साथ लिखना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसकी मिनिमम घात क्या हो जाएगा 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो HCF के अंदर आपको 2 चीज याद रखनी है, एक ओवेनेस्ट देखना, ओवेनेस्ट गुणनखंड देखना है, वो भी मिनिमम घात के साथ। ओवेनेस्ट गुणनखंड लेने हैं और वो भी मिनिमम घात के साथ लेने। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई।
अगला देखिए, और एलसीएम में क्या करते थे अपन लोग, एलसीएम में हमें करना होता जितने भी गुणनखंड दिए वो ले लो, जितने भी, वो भी उच्चतम घात के साथ, मैक्सिमम पावर के साथ हमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लेना था। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगले में क्या दिया गया, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने किया था, शून्यकों का योगफल हमने अभी निकाला था। तो यहां से शून्यकों का योगफल क्या होता था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस के बी बटे माइनस के बी बटे माइनस के बी, मतलब कि माइनस के 3 माइनस इंटू माइनस के 3। ये ध्यान रखनी, क्योंकि ये माइनस अलग है, एक अपनी माइनस अलग है। दूसरी चीज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई सभी को? यस और नो जल्दी बताइए मुझे, सभी को समझ में आया ना? देखो आइए अगले क्वेश्चन में चलते। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का एक 0 है, एक शून्यक 3 है, तो वह कौन सा हो सकता है मुझे बताओ। इसके अंदर क्लियर क्या हो सकता है, शून्यकों का एक 0 है, 3 आ गया, इसके अंदर 3 को रख के देखो पहले बार, तो जिसके अंदर यदि ये 0 कर दे वही क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। बात समझे? देखो इसके अंदर 3 का रखो, x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 3 या 9, 9 और 9 18 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 3 9, 9 और 3 12, ये भी नहीं होगा। 9 और 9 में से 3 गए 6, ये भी नहीं होगा। ये हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा, 9 9 माइनस 9, तो ये क्या है 0 हो जाए। आप क्या करना है, शून्यकों को डायरेक्ट उसके अंदर रख दो x की जगह पर। यदि वो उस बहुपद को शून्य कर रहा है, यदि वो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये उसका शून्यक हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगला देखते हैं। यदि एक घनाभ दिया गया हमारे पास, लंबाई दी गई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और हाइट दी गई 3 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन बताइए मुझे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास घनाभ का आयतन होता है हमारे पास। घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास बच्चों, घनाभ का आयतन होता है हमारे पास, घनाभ का आयतन क्या होता था हमारे पास, घनाभ का आयतन होता था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता था। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता था। तो लंबाई दी हमारे पास 5, चौड़ाई दी हमारे पास 4, हाइट दी 3, 7 12 12 5 60, तो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया? क्लियर? घनाभ का आयतन सभी को समझ में आया? सभी को याद है कि नहीं फॉर्मूला? मतलब कि हमें इन सभी फॉर्मूलों को याद रखना है जो हमारे पास क्षेत्र में दी गई, जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं आपको उनको याद रखना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला देखिए, यदि हमारे पास समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया। समीकरण हमारे पास दिया गया x माइनस के वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? एक तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, कौन से x और y के मान है जिनको माइनस करने पर 2 आ जाए और प्लस करने पर 4 आ जाए। 3 + 1, 3 में से 1 जाएंगे 2 आ रहा है। 1 माइनस के 3 मतलब माइनस के 2 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 2 - 2 0, ये भी नहीं होगा। 4 - 0 ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस और इसको डायरेक्ट जोड़ दो, इसको डायरेक्ट प्लस कर दो। जैसे डायरेक्ट प्लस करेंगे ये चला जाएगा। 2x बराबर 6, तो x बराबर हमारे यहाँ से क्या निकल गया, 3 निकल गया। x का मान यहाँ पर रख दो, x का मान यदि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 उधर जाएगा। ऐसा करो 2 को इधर ले लो, y को उधर भेज दो, तो एक यहाँ पे y का मान निकल के जाए। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना इसके भी को? देखो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में बताना कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए आपको मैंने बताया था, द्विघात बहुपद देखिए यदि उसको 0 के बराबर कर दें तो द्विघात समीकरण हो जाता था, सीधी बात ये थी। और द्विघात कब होता था? उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होता है, x y z कुछ भी हो सकता है, मतलब जो बहुपद होगा वो x के फॉर्म में भी हो सकता है, y के फॉर्म में, z किसी भी के फॉर्म में हो सकता है। तो वो चर की हमें मैक्सिमम पावर क्या देखनी है, 2 देखनी है। चर की मैक्सिमम पावर क्या देखनी है, 2 देखनी है। लेकिन और आपको बहुपद पहचानना भी बताया था मैंने। बहुपद में क्या होता था कि चर की जो घात होगी ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब कि रूट वगैरह माइनस वगैरह में नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले तो उन बहुपदों को हटाओ जो द्विघात समीकरण तो तब बनेंगे जो बहुपद ही नहीं है।
बहुपद ही नहीं है तो वो समीकरण कहाँ से होंगे। इसको देखिए, इसमें x किस में रूट में है, तो ये बहुपद ही नहीं है तो समीकरण भी नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज x पावर में नीचे है तो ये भी नहीं होगा, हर में x दिए हो तो ये भी नहीं होगा। ये हमारे पास 2 दिए, इसमें मैक्सिमम पावर द्विघात समीकरण देखना है तो मैक्सिमम पावर कितनी देखनी है, 2 देखनी है, जबकि इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो समीकरण ही नहीं है क्योंकि बच्चों रूट में x दिया गया, रूट में x दिया गया और ये अपॉन में x दिया गया, तो ये क्या होगा, समीकरण ही नहीं है, ये द्विघात समीकरण ही नहीं है। अगला देखिए, अगले में क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0, जो विभक्त कर, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, डिस्क्रिमिनेंट। यदि 0 है तो k का मान क्या हो जाएगा, मतलब कि d का मान 0 है, d बराबर 0 दिया गया है, और d क्या होता था हमारे पास, b स्क्वायर माइनस के 4ac, यही होता था, इसका मान 0 के बराबर दिया गया है, और b का मान, b हमारे पास माइनस के 4, a हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, सबका मालिक 1, और c हमारे पास क्या हो जाएगा, k, जो अचर राशि होती है वो क्या होती है हमारे पास, c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो 20 को रानी माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, निकल के आया 16 निकल के आ जाएगा, 4 इंटू ए का मान 1 इंटू के बराबर 0, तो 16 माइनस के, ये 4k इक्वल टू 0, 4k को उधर भेज दो तो 16 बराबर क्या आ जाएगा, 4k, 4 से काट दो इसको 4, तो k का मान निकल के आ गया 4, k का मान कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया सभी को, मुझे बताइए सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जल्दी बताइए, हो रहे हैं ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी दी गई हमारे पास जिसके अंदर सार्व अंतर हमें निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, सबका अंतर। तो सार्व अंतर में क्या होता है कि बाद वाले में से पिछली वाले को हटा दो, कोई भी 2 पकड़ लो, इसके अंदर जैसे कि 5 और 8 पकड़ सकते हो, 8 और 11 पकड़ लो, 11 और 14 निकल लो। यदि ये समांतर श्रेणी है तो सबका सार्व अंतर क्या होगा, समान होगा। अब इसमें क्या करना, 5 में से 8 नहीं घटाने, 8 में से 5 घटाने, 8 में से 5 माइनस कर दो, यहां से निकल के आए 3, तो इसका सार्व अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 11 और 8 भी ले सकते, 11 में से 8 जाएंगे 3, 14 में से 11 जाएंगे 3, हो रहा है ना 3, तो ये क्या, ये पी है समांतर श्रेणी, और ऑलरेडी उसमें बोला भी गया समांतर श्रेणी, तो इसका सार्व अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 3, इसका सार्व अंतर निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, एक एपी दिया हमारे पास, ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया, ये एन निकालना है, सीधा सिंपल, अभी भी बताया था मैंने आपको, nवा पद निकालना है तो nवे पद के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए एन बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। ए एन निकालना है, ए 8 निकालना है हमें, a का मान 7 दिया है प्लस n हमें 8 दिया है और d हमें 3 दिया गया है, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया सभी को, रिपीट होने लगे क्वेश्चन सारे हैं, उसमें ज्यादा कुछ खास आते नहीं है, और आप लोग पेपर को देखो, 2-3 साल के पेपर देखिए, मैंने सभी उन्हीं पेपर को एनालिसिस करके सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, अगला दिया हमारे पास 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ किस तरह निकालेंगे, पहले 6 के अभाज्य गुणन निकालेंगे, लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे रखो, 2 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार, तो 2 और 3 इसके अभाज्य गुणन कर निकल के आ गए, बात समझ में आई। अगला देखिए, अगला हमारे पास दिया गया 20 के अभाज्य गुणन करने क्या निकल के आ जाएंगे, 20 को लिखो एक कोने में, 2 से रखो 10, 2 से रखो 5 और 5 से रखो 1, तो इसके निकल के आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5, बात समझ में आई। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते, 2 की पावर 2 इंटू 5। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे अपन, एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य ओवेनिस्ट गुणन कर, देखो ओवेनिस्ट यहाँ भी 2 दिया गया है, यहाँ भी 2 दिया, मतलब कि 2 तो होगा, लेकिन हमें क्या लेना, मिनिमम घात के साथ, यहाँ 2 दी है, यहाँ 1 दी है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, 1 को, तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 2, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। आप लोगों ने यदि वन शॉट वीडियो नहीं देखे तो आप लोग इन वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा बच्चों, आपको बहुत फायदा होगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत फायदा होगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं उसके अंदर, और सारे टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर किया है। कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, कंसेप्ट को नहीं छोड़ा गया मैंने, ठीक है। यदि आपने उन लोगों उन क्लासों को देखा ना तो आपके जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनाना सबसे ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज दिया मेरे पास, सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। ये कंडीशन मैंने नोट करके चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं होते। कुछ होते हैं लेकिन सभी समरूप नहीं होते सर्वांगसम। इसलिए क्या बोलते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, हमारे पास समरूप होते हैं। बात समझ में आई, सभी को क्लियर हुआ। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। अगला देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। सीधी बात, छेदक रेखा। छेदी तो कर रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, तो उसको क्या बोल देंगे, छेदक रेखा। स्पर्श रेखा तो बच्चों वो होती थी, यहां से निकल के जाती थी, मतलब कि टच करके जाती थी, टच कटाक। जीवा क्या होती थी हमारे पास, वृत्त की जो इनको रखते जीवा होती थी। व्यास क्या होता था, वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती थी हमारे पास, व्यास होती। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारे पास क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। यदि वृत्त के अंदर यदि ये लाइनें खिंची हुई है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब क्या जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, बीचों बीच में से जाएगी, वो सबसे बड़ी जीवा होगी। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, व्यास बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन, व्यास बोलते हैं, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, 3 घात का था त्रिघात, 2 घात का द्विघात, 1 घात का होता था रैखिक, या 1 घात बोल दो, ठीक है। और 4 घात का होता था चतुर्घात का, सीधा सिंपल। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है, एमपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अगला दिया, शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। देखो एक हमारे पास होता था, क्या होता था, क्या होता है, एक हमारे पास होता है, जैसे कि एक हमारे पास दिया गया है क्या, एक हमारे पास शंकु दिया गया, एक क्या हमारे पास शंकु है। शंकु कुछ इसी प्रकार का होता है, हाँ होता है कि नहीं होता, ऐसे बना लो चाहे। ये हमारे पास एक शंकु दिया, ठीक है। चलो इसको देख लो, देखो ये हमारे पास एक शंकु दिया गया, जिसके अंदर देखो ये हमारे पास क्या होता है, इस शंकु की हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। ये क्या होती थी, इसकी एल होती, एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो ये किस तरह निकालते थे, ये क्या बन गया, ये बताओ मुझे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग मतलब एल का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग आर स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग एच स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया सभी को, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, वो भी कौन सी ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारे पास। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है। ये चीज मैंने आपको 3 पॉइंट पे बताए थे। वृत्त के किसी बिंदु पर, यदि कोई एक बिंदु, किसी बिंदु पर ले लो, किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची, एक खींची जा सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती। तो बच्चों मुझे बताइए ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इसमें मैंने देखो 2022 तक के क्वेश्चनों को लिया गया, 2022 तक के क्वेश्चन को कवर किया गया, जिसके अंदर एमपी बोर्ड के भी क्वेश्चन थे, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन थे, और आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन देख लीजिए, सेमी टाइप के क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है और नंबर्स का डिफरेंस होता है, बाकी कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉप 30 क्वेश्चन थे। आगे हम कोशिश करेंगे आपके लिए जो कि एक शब्द में क्वेश्चन आते हैं हम वो लाएं, फिल इन द ब्लैंक लेके आए, जोड़ी लेके आए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उससे पहले 1 से 2-3 क्लास हैं आपकी इसी की ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में।
देखते हैं अगले कुछ क्लास में कुछ स्पेशल लेके आते हैं आप लोगों के लिए। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी अभी कुछ क्लासेस आई नहीं है मेरी अभी, तो मैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए कुछ वन शॉट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है उनके लिए भी लेके आऊँगा। और आप लोगों के लिए तो जो प्रैक्टिस चल रही है वो हमारी इसी प्रकार चलती रही। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और लग जाइए रात दिन, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।